अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मेरा नाम है इमरान खान, आपको हाकान चैनल में वेलकम कहता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत और आफियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट न्यूक्लियस। किस चीज़ के हवाले से? न्यूक्लियस के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और स्टार्ट करें लेक्चर को नोट करना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियस के हवाले से डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? वन वर्ड के अंदर अगर मैं कहूं तो न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोलिंग सेंटर होता है। मैं अगर आपसे कहूं कि हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है ऑलमोस्ट उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तरह सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने वाला क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। सो फर्स्ट बात हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस क्या है? ये एक कंट्रोलिंग सेंटर है। दिस वन इज अ कंट्रोलिंग सेंटर। तो ये कंट्रोल कर रहा होता है सेल की सारी एक्टिविटीज को। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अकरिंग इनसाइड द सेल्स, ऑल दोज चेंजेस विच अकर इन अ सेल, ऑल दोज फंक्शंस विच अ सेल परफॉर्म। जितने भी काम सेल कर रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा है इट इज कंट्रोलिंग सेंटर विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। सेल की एक्टिविटीज क्या है? प्रोटीन बनाना। सेल के बाकी काम क्या है? आरएनए बनाना हो गया, बाकी ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट हो गई, सेल वॉल का बनना हो गया। जितने भी काम है वो दरअसल कौन कर रहा, मतलब उनको मैसेजेस कहाँ से मिले थे? न्यूक्लियस से मिले थे। अब ऐसा न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है कि जिसकी वजह से ये काम हो रहा है? तो दरअसल वो होता है न्यूक्लियर मटीरियल। सारा जो काम कर रहा होता है ना वो न्यूक्लियर मटीरियल है जो कि मैसेज सेल को दे रहा होता है, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल कंटेनिंग जीन एंड क्रोमोसोम। इसमें क्या होते हैं? जीन और क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसकी डिस्कवरी फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1838। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन एक शख्स था, उसने 1838 में सेल को जब देखा तो सेल के अंदर क्लियरली नजर आ रहा था न्यूक्लियस जो होता है, क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनेली, तो ये सेल के अंदर क्लियरली नजर आ रहा था, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके साइज के हवाले से। सो दे आर टिपिकली अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर आप न्यूक्लियस का डायमीटर करेंगे, डायमीटर क्या होता है? सर्कल है ये, लेट्स सपोज ये उसका सेंटर है, सेंटर से यहां तक का जो फासला होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो इस रेडियस को अगर हम डबल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। सो अगर न्यूक्लियस को सेल के अंदर देखेंगे ना तकरीबन कितना होता है? ऑलमोस्ट 10 माइक्रोमीटर होता है। अगर मैं पूछूं माइक्रो की वैल्यू कितनी है तो आप परेशान तो नहीं होंगे ना। आपको तो पता होगा कि माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -6, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कुछ शाहजादों को ये भी नहीं पता होगा। 5-6 मीटर, 0.00001 मीटर, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं नंबर्स। मोस्ट सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। बहुत सारे सेल ऐसे हैं कि जो सिंगल न्यूक्लियस कंटेन कर रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएट। उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोन्यूक्लिएट बोलते हैं। मोनो मीन वन एंड न्यूक्लिएट मीन न्यूक्लियस। सो ऐसे सेल जिनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोन्यूक्लिएट बोलते हैं। दो सेल्स विच पोजेस 2 न्यूक्लियाई। ऐसे सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई उसको हम क्या बोलते हैं? बाय न्यूक्लिएट बोलते हैं। बहुत सारे फंजाई के सेल ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सर्टेन फंजल सेल कंटेन मोर देन 1 न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होते हैं। और कुछ सेल ऐसे हैं कि उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। जिसमें एग्जाम्पल हमारे पास न्यूट्रोफिल आ जाती है। न्यूट्रोफिल भी हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब उसके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता है। आप अगर एक न्यूट्रोफिल का सेल देखोगे ना, ये सेल है, ऐसे ऐसे नजर आ रहा होता है कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। सो न्यूक्लियस एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं किसी भी सेल में, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक होंगे तो उसको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएट, 2 होंगे तो उसको बोलते हैं बायन्यूक्लिएट, और 2 से अगर ज्यादा होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। आगे डिस्कस करते हैं नंबर डिस्कस कर लिया। लोकेशन इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। अगर हम एनिमल सेल देखेंगे, एनिमल सेल कौन सा है? जानवरों का सेल। जितने भी एनिमल, लेट्स सपोज ह्यूमन, इन टर्म ऑफ साइंस ह्यूमन इज एन एनिमल, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी बाकी एनिमल्स की तरह ही है, लेकिन हमारी बॉडी वेल डेवलप्ड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, ठीक है। सो इंसानों के जो सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है? मोस्टली सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है।
लेकिन अगर प्लांट सेल्स की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल के अंदर और खास करके जो मैच्योर प्लांट सेल्स हैं, इन एनिमल सेल इट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। एनिमल सेल ये देख लें, ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल सेल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, मैक्सिमम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए और वो प्लांट जो कि क्या है, मैच्योर है, तो उनके अंदर इट इज पुश टू द साइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अगर प्लांट सेल में देखा जाए ना तो न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल है ना, ये क्या कर लेता है, न्यूक्लियस को थोड़ा पुश कर लेता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, वाटर इसको पुश कर रहा होता है थोड़ा साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इट इज पुश टू द साइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से इसको थोड़ा सा पुश किया जाता है साइड पे, ठीक है, मतलब ये थोड़ा साइड पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि न्यूक्लियस जो होता है वो सर्कुलर होता है या इररेगुलर शेप का होता है। सर्कुलर की तो समझ आ गई, कैसे कोई गोल होगा। कुछ न्यूक्लियस ऐसे है ना कि जो सर्कुलर नहीं है, जो सर्कुलर नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम देख लें ग्रेन्युलर सेल को, ग्रेन्युलर से मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून के सेल्स है ना, इम्यूनिटी के सेल्स, इज़ानोफिल, बेसोफिल, जो एलर्जी रिएक्शन कॉज करवा रहे होते हैं, उन सेल्स के अंदर अगर न्यूक्लियस देखा जाए ना, वो कुछ इस शेप का होता है। अगर इज़ानोफिल सेल को देखा जाए ऐसे, बेसोफिल सेल ज्यादातर रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इस टाइप का होता है। सो इसको अगर देखा जाए तो ये कोई रेगुलर या स्फेरिकल शेप नहीं है, ये भी कोई स्फेरिकल शेप नहीं है। इसके अलावा आपके लिए एक एमसीक्यूज है कि वो कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एक तो आप बैक्टीरिया का जवाब देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सेल है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसका जवाब है रेड ब्लड सेल। ए न्यूक्लिएटेड, ऐसे सेल जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ए न्यूक्लिएटेड, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास सीव ट्यूब सेल, फ्लोएम सेल पढ़े ना, फ्लोएम सेल, फ्लोएम सेल। प्लांट्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, जाइलम सेल और फ्लोएम सेल, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्लोएम सेल उसके सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं, जो वाटर को ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं, दरअसल उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक दूसरा सेल है, ये आपके लिए एक एमसीक्यूज है, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है कि जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, सिवाय रेड ब्लड सेल के। आप बता सकते हैं कि कौन सा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो ये आपके लिए एक एमसीक्यूज है, ठीक है, सर्च कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इस थोड़ी सी डायग्राम को देख लेते हैं। जो एनिमल सेल्स है ना, या जो यूकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल मेम्ब्रेन, उसके गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है। ये एक न्यूक्लियस, इसको मैंने यहाँ पे जूम करके ड्रॉ किया हुआ है। सो अभी हम समझते हैं इस न्यूक्लियस को। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं कि दरअसल न्यूक्लियस जो होता है, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की हुई है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इसकी स्ट्रक्चर क्या, इसकी कंपोजिशन क्या, ईच एंड एवरी पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी स्ट्रक्चर से, मतलब इसके पार्ट कौन कौन से, न्यूक्लियस के हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे इस बाहर वाले पार्ट्स के हवाले से डिस्कशन करना चाहता हूँ। सो ये जो सबसे बाहर है ना, दरअसल इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सबसे बाहर जो होती है ना, ये जो सबसे बाहर होती है, ये सबसे बाहर ऐसे इनक्लोज किया हुआ है न्यूक्लियस को, जिसके चीजें जो होती है ना वो इसके अंदर होती है। सबसे जो बाहर है ना, इसको हम दरअसल बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस विच सेपरेट द न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, अब देखें, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। सेल का ये एरिया क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। इसी तरह अगर आप इस न्यूक्लियस को कट करके देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर का जो एरिया होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर का जो एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर की जो एरिया जहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, जहां पे बाकी चीजें प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सो दरअसल इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को किसने अलग किया हुआ है, इस मेम्ब्रेन ने अलग किया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट।
दरअसल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो डिफरेंस है ना, वो दरअसल इसी मेम्ब्रेन की वजह से। प्रोकैरियोट्स में ये मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये प्रेजेंट नहीं होती। देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर भी चीज़ें यही हैं, न्यूक्लियर मटेरियल सारी चीज़ें यही होती है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सारी चीज़ें यही होती हैं। फ़र्क क्या है कि वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो एब्सेंट होती है। सो उनकी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, कंपोजिशन तो आपने सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा होगा, आप अच्छे बच्चे हो, आई नो आपने पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बायलेयर थी। क्या थी? ऐसे लिपिड की बायलेयर थी, ऐसे लिपिड की बायलेयर थी। और इसके अंदर क्या लगी हुई थी? कुछ ऐसे प्रोटीन लगी हुई थी और साथ में ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए थे। सेम केस जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लाइक सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, जिसके अंदर लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। आगे चलते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन है। ऐसा नहीं है कि सिंगल, अच्छा डबल मेम्ब्रेन होती है। एक इसके बाहर वाला हिस्सा है जो बाहर बिल्कुल प्रेजेंट, एक इसके अंदर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, सो दिस वन इज अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो सारी ऑर्गेनेली जो डबल मेम्ब्रेन होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर ही डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, तभी तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर है नहीं, क्योंकि ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इस डबल मेम्ब्रेन में जब डबल है तो इसका मतलब क्या होगा? एक आउटर साइड पे होगी, एक इनर साइड पे होगी। सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, हम अगर सेल की स्ट्रक्चर देख लें, ये अगर सेल है तो सेल की न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को घेरा होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। सो ये है ना, ये जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ है, इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये किसके साथ जुड़ी हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, अगर इनर मेम्ब्रेन की बात की जाए ना, इनर मेम्ब्रेन, जैसे मिसाल के तौर पे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाहर वाला साइड तो हमें नजर आ रहा है। अगर इसका मैं छोटा सा हिस्सा कट करके देख लूँ, इसको मैंने क्या कर दिया? ऐसे कट कर दिया, ये देखें, ये कट करके अंदर वाली जगह मैंने देखिए। सो जो अंदर है ना, अंदर की जगह इनक्लोज द न्यूक्लियर कंटेंट, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें होती है ना, वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। लेट्स सपोज ये मेरा हैंड जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? मार्कर है किस्मत। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज मेम्ब्रेन आर नॉट कंटिन्यूस। ये मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, बिल्कुल पैक्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल पैक्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर। पोर्स बोलते हैं सुराख को। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? ऐसे सुराख होते हैं, ऐसे क्या है? छोटे छोटे, जिनसे चीजों ने अंदर भी जाना है और बाहर भी आना है। जब इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं तो ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस ऐसी चीज कि जिससे कोई चीज गुजर ना सके, लेकिन इनके अंदर से जो चीजें गुजर सकती हैं, सो दीज आर नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पे लिखा हुआ है The membrane are not continuous, leaving certain pores at point called nuclear pores. अब न्यूक्लियस के अंदर पोर्स प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास कौन से पोर्स हैं? न्यूक्लियर पोर है। Allow the exchange of material between nucleus and cytoplasm, जो कि चीजों को, मटेरियल्स को, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल हैं, उनको साइटोप्लाज्म के साथ और न्यूक्लियस के साथ एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। चीजों को यहां से बाहर जाने में और यहां से अंदर आने के अंदर क्या कर रहे होते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एग सेल्स contain about 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, होपफुली कि आपको अनडिफरेंशिएटेड सेल का पता होगा। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं? सर हमसे शायरियों का पूछें, सर हमसे और कामों का, सर हमसे पबजी का पूछे। अनडिफरेंशिएटेड सेल का कहाँ पूछ रहे हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल ऐसे सेल्स होते हैं कि जिन्होंने सिर्फ डिवाइड होके और सेल्स बनाने हैं। जिस तरह हमारे स्टेम सेल्स हैं, जिस तरह एग सेल है, एग सेल इन्होंने
स्पर्म के साथ फ्यूज होकर बाकी पूरी बॉडी के सेल्स को बनाना है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ये फंक्शन नहीं कर रहे थे, इनका फंक्शन यही है कि ये डिवाइड होके और सेल बनाएंगे, वो सेल काम कर रहे होंगे। चलो डिफरेंशिएटेड जब समझ जाओगे तो अनडिफरेंशिएटेड की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर जो पोर्स होते हैं न्यूक्लियस में, वो कितने होते हैं? 30,000 तक हो सकते हैं पर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर 30,000 पोर्स हो सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंशिएटेड सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल ऐसे सेल जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं? कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ न्यूरॉन है, न्यूरॉन द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हाँ, किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। नहीं, ठीक है, वो नेफ्रॉन है, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है ना, द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। अब देखो, दरअसल न्यूरॉन क्या कर रहे हैं? मैसेज को एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। सो दीज आर फंक्शनल, ये क्या कर रहे हैं? फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऐसे सेल जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल। जिस तरह हमारे मसल सेल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज अ फंक्शन। सो जो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं ना, इनकी न्यूक्लियस में 3 से 4 पोर, ओनली 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस, ठीक है। पर न्यूक्लियस कितने पोर्स होते हैं? इनमें 3 से 4 पोर्स होते हैं। सिंपल सी अब मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये कम्युनिकेशन करवा रही होती है। ये क्या करवा सकती है? कम्युनिकेशन कर रही है। किसका? कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इलव कर रही होती है चीज़ों की एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब चीज़ों का अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आने के अंदर ये हेल्प कर रही होती है। इम्पोर्ट कर रही होती है, इम्पोर्ट मतलब बाहर से अंदर आना। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ज़रूरत की चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स, ये बाहर से अंदर आ रहे होते हैं। और एक्सपोर्ट किस चीज़ को कर रही है? हम जानते हैं कि राइबोसोम कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो राइबोसोम अंदर से बाहर आ रहा होता है। आरएनए कहाँ बन रहा है? डीएनए से बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। तो ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि अंदर से बाहर आ रहा होता है। सो दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हम डिस्कस करते हैं दूसरे पार्ट को।